हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का स्टडी विद कविता में। तो गाइज, आज का हमारा क्वेश्चन है सामाजिक संरचना पर रेडक्लिफ ब्राउन के विचारों को स्पष्ट कीजिए। आप देख सकते हैं ये 2017 के एग्ज़ाम में पूछा गया है। तो गाइज, अगर आपको वीडियो समझ आए, वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा। तो गाइज, जब हम इसका आंसर देखेंगे तो आंसर है हमारा रेडक्लिफ ब्राउन का प्रकार्यवाद। ये हेडिंग है। अब हेडिंग के अंतर्गत हम देखेंगे ऑस्ट्रेलियाई मूल के ब्रिटिश सामाजिक मानवशास्त्री अल्फ्रेड रेजिनल्ड और रेडक्लिफ ब्राउन 1881-1955 का प्रकार्यवादी चिंतन प्रमुख रूप से इनको लेख यहाँ इनको दिया है, यहाँ रहेगा इनके लेख ऑन द कंसेप्ट ऑफ फंक्शन इन सोशल बिल, ठीक है, तथा सोशल स्ट्रक्चर में प्रतिपादित किया। इनके निष्कर्ष खासकर अंडमान, इंग्लैंड तथा ऑस्ट्रेलिया की जनजातियों के अध्ययन पर आधारित है। ठीक है, तो हम इसमें क्या देखते हैं, जो हमारा क्वेश्चन है सामाजिक संरचना पर रेडक्लिफ ब्राउन के विचारों को स्पष्ट करें। तो उसमें हम ये देखते हैं कि जो रेडक्लिफ ब्राउन का प्रकार्यवाद है वो ऑस्ट्रेलियाई मूल के ब्रिटिश सामाजिक जो मानव शास्त्री हैं अल्फ्रेड रेजिनल्ड और रेडक्लिफ ब्राउन, तो उनका जो प्रकार्यवादी चिंतन है वो प्रमुख रूप से उनका जो लेख है ऑन द कॉन्सेप्ट ऑफ फंक्शन इन सोशल विल और एक और लेख है ऑन द सोशल स्ट्रक्चर। तो इस लेख में उन्होंने रेडक्लिफ ब्राउन ने अपना प्रकार्यवाद का प्रतिपादित किया है। ठीक है, तो इसके निष्कर्ष को खासकर अंडमान, आइसलैंड और ऑस्ट्रेलिया की जनजातियों के अध्ययन पर आधारित है। अर्थात ब्राउन ने जो विचार हैं वो खास तौर पे अंडमान, आइसलैंड और ऑस्ट्रेलिया की जनजातियों पर उनके अध्ययन पर क्या है, आधारित है। ठीक है, अब हम इसके आगे देखेंगे रोनाल्ड फ्लेचर की व्याख्या के अनुसार। तो हम फ्लेचर की व्याख्या के अनुसार देखते हैं रेडक्लिफ ब्राउन ने प्रकार्यवादी विचार मॉन्टेस्क्यू, अगस्त कोंत, हर्बर्ट स्पेंसर और खासकर फ्रांसीसी समाजशास्त्री इमाइल दुर्खिम से प्रभावित है। रेडक्लिफ ब्राउन के प्रकार्यवाद में दुर्खिम द्वारा प्रतिपादित सामाजिक समैक्य की धारणा ही है। मात्र इतना ही है कि रेडक्लिफ ब्राउन इस धारणा के बोध के लिए दुर्खिम द्वारा प्रस्तुत सामाजिक समैक्य के बदले एकता, संतुलन और संगति जैसे शब्दों का प्रयोग करते हैं। ठीक है, तो हम इसमें आगे ये देखते हैं कि जो रोनाल्ड फ्लेचर की जो व्याख्या है उसके अनुसार हम देखते हैं कि जो रेडक्लिफ ब्राउन है तो उन्होंने प्रकार्यवादी विचार जो है वो मॉन्टेस्क्यू, अगस्त कोंत, हर्बर्ट स्पेंसर और जो खास तौर पे जो है फ्रांसीसी समाजशास्त्री जो इमाइल दुर्खिम है उनसे क्या है, प्रभावित, अर्थात उनकी जो व्याख्या है उनसे कुछ ना कुछ लिया गया है। वही बात बताया गया है कि उससे प्रभावित है। ठीक है, तो रेडक्लिफ ब्राउन का जो प्रकार्यवाद है उसमें दुर्खिम द्वारा प्रतिपादित सामाजिक समैक्य की धारणा ही है। ठीक है, और अंतर बस इतना ही है कि रेडक्लिफ ब्राउन इस धारणा को बोध के लिए दुर्खिम द्वारा प्रस्तुत शब्द जो है सामाजिक समैक्य के बदले एकता और संतुलन और संगति जैसे शब्दों का प्रयोग करते हैं। अर्थात रेडक्लिफ ब्राउन जो है वो सामाजिक समैक्य के बदले संतुलन और संगति शब्दों का प्रयोग की है, सामाजिक समैक्य के बदले। ठीक है, अर्थात इसमें हम देखते हैं कि जो इमाइल दुर्खिम द्वारा प्रतिपादित जो सामाजिक समैक्य है उसके बदले उन्होंने उसके स्थान पर सामाजिक समैक्य के स्थान पर रेडक्लिफ ब्राउन ने संतुलन और संगति जैसे शब्द का उपयोग कर दिया। अर्थात ये सामाजिक समैक्य के स्थान पे इन्होंने क्या किया है, संतुलन और संगति का नाम दे दिया, अर्थात इसके स्थान पे इन दोनों शब्दों का प्रयोग किए हैं। ठीक है, आगे देखते हैं गाइस। वास्तविकता जो भी हो, इस बात से इनकार नहीं किया जा सकता कि दुर्खिम की तरह रेडक्लिफ ब्राउन समाज को एक अद्वितीय यथार्थ करार देते हैं और मानते हैं कि धार्मिक अनुष्ठान, नातेदारी संबंधी नियम आदि सांस्कृतिक तत्व सामाजिक संरचना के परिक्षेप्य में, खासकर समाज में समैक्य और एकीकरण के लिए सांस्कृतिक तत्वों की आवश्यकता के संदर्भ में ही
व्याख्या के योग्य है। गोल्डनर का मानना है कि आदिम समाज की शायद ही कोई ऐसी संख्या होगी जिसका अध्ययन रेडक्लिफ ब्राउन ने अपने सामाजिक समय के लिए उनकी उपयोगिता के संदर्भ में न किया हो। फिर भी रेडक्लिफ ब्राउन के प्रकारवाद को दुर्खिम के प्रकारवाद की यथार्थ प्रकृति नहीं माना जा सकता। ठीक है, अब हम इसका अर्थ देखेंगे। तो गाइज हम देखते हैं कि वास्तव में वास्तविकता जो भी हो, लेकिन इस बात से इनकार नहीं किया जा सकता है कि दुर्खिम की तरह ही रेडक्लिफ ब्राउन ने समाज को एक द्वितीय यथार्थ करार देते हैं और उनका ये मानना है कि धार्मिक अनुष्ठान, नातेदारी संबंधी नियम आदि क्या है, सांस्कृतिक तत्व और सामाजिक संरचना के परिप्रेक्ष्य में, खासकर समाज में समैक्य और एकीकरण के लिए सांस्कृतिक तत्वों की आवश्यकता के संदर्भ में भी व्याख्या के योग्य हैं। ठीक है, तो इस पे गोल्डनर का कहना है कि ये आदिम समाज की शायद ही कोई ऐसी संख्या होगी जिसका अध्ययन ब्राउन ने सामाजिक स्मैक्स के लिए उनकी उपयोगिता के संदर्भ में न किया हो, अर्थात उनका संदर्भ करने में उन्होंने उसका उपयोग न किया हो। फिर भी रेडक्लिफ ब्राउन के प्रकारवाद को दुर्खिम ने प्रकारवाद की यथार्थ प्रकृति नहीं मान सकते हैं। ठीक है, नहीं मानते हैं। ठीक है, अब हम इसके आगे देखेंगे। दुर्खिम प्रकार उनके प्रकारवाद में उद्देश्यात्मकता का समष्टि हो। रेडक्लिफ ब्राउन प्रकारवादी विश्लेषण के उद्देश्य मूलक भाव से मुक्त कर रखना चाहते हैं। इस उद्देश्य को कि इसलिए वे दुर्खिम द्वारा प्रस्तुत शब्द आवश्यकता के बदले अस्तित्व की अनिवार्य दशा जैसे वाक्यांश का प्रयोग करते हैं। रेडक्लिफ ब्राउन के प्रकारवाद आधारभूत मान्यताएं और विशेषताएं संघर्षता में है। ठीक है, तो हम क्या देखते हैं, ये आपने शुरू में देखा होगा, हमने बताया है कि रेडक्लिफ ब्राउन का जो विचार है वो मॉन्टेस्क्यू, इमानुएल दुर्खिम, अगस्त कोन और हर्बर्ट स्पेंसर से क्या है, काफ़ी मिलता जुलता हुआ है। ठीक है, तो जो रेडक्लिफ ब्राउन है उन्होंने दुर्खिम का जो शब्द है उसके स्थान पे दूसरे शब्द का प्रयोग करते गए हैं वो। ठीक है, तो इसी प्रकार से दुर्खिम का जो प्रस्तुत शब्द यहाँ आवश्यकता है, तो उसके स्थान पे रेडक्लिफ ब्राउन ने उसका नाम क्या कर दिया, अस्तित्व की अनिवार्य दशा, अर्थात आवश्यकता के स्थान पे अस्तित्व की अनिवार्य दशा उसका नाम दे दिए हैं, उस शब्द का प्रयोग कर दिए हैं। ठीक है, तो इस रेडक्लिफ ब्राउन का जो प्रकारवाद का आधारभूत मान्यता है उसकी विशेषताओं को अब हम देखेंगे। तो गाइज आप बिना वीडियो स्किप किए पूरा देखिए, क्योंकि वीडियो लॉन्ग टाइप का क्वेश्चन है ये, जो 15 नंबर के मार्क्स में एग्ज़ाम में आता है। तो आप प्लीज़ वीडियो को पूरा देखें और वीडियो पसंद आने पे वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। ठीक है, अब हम इसमें पहला देखेंगे, सामाजिक व्यवस्था की प्रकार्यमक्त एकता की आस्था। इसमें देखते हैं मानव शास्त्रीय प्रकारवाद की सामान्य मान्यताओं का विश्लेषण करते हैं। समय ही इस बात को मान लेता है कि रेडक्लिफ ब्राउन प्रकार्यात्मक एकता को किसी भी सामाजिक व्यवस्था की अनिवार्य दशा और विशेषता मानते हैं और इसे ऐसी दशा के रूप में परिभाषित करते हैं जिसमें सामाजिक व्यवस्था के सभी घटक इस तालमेल के साथ काम करते हैं कि उनके बीच अस्थायी संघर्ष था द्वंद्व की संभावना पैदा ही नहीं होती है। ठीक है, तो हम इसमें क्या देखते हैं कि जो मानव शास्त्री हैं वो समाज शास्त्र की प्रकारवाद का विश्लेषण करते हैं कि समय भी इस बात को मान लेता है कि जो रेडक्लिफ ब्राउन है उनका प्रकार्यात्मक एकता को किसी भी सामाजिक व्यवस्था में अनिवार्य दशा और विशेषता मानते हैं और इसे ऐसी दशा के रूप में परिभाषित करते हैं, उसकी व्याख्या करते हैं जिसमें सामाजिक व्यवस्था के जो सभी घटक हैं उनका तालमेल जो है एक साथ क्या करता है, काम करता है। तो उसके बीच क्या होती है, अस्थायी संघर्ष या द्वंद्व की संभावना पैदा नहीं होती है। अर्थात जब सारे घटक का तालमेल एक साथ काम करता है तो उसमें द्वंद्व की संभावना नहीं होती है, अर्थात द्वंद्व का जो संभावना वो पैदा ही नहीं होता। ठीक है, तो अब हम आगे देखेंगे। वह इस बात का भी उल्लेख हो चुका है कि सामाजिक व्यवस्था को
विशेषकृत करने वाली प्रक्रियात्मक एकता की मान्यताएं उपकल्पना मात्र हैं और इस कारण प्रत्यक्षात्मक तथ्यों पर इसका सत्यापन आक्षेपित है। ठीक है, तो हम इसमें क्या देखते हैं कि वो कहते हैं कि जो हमारे मानव शास्त्री हैं वो कहते हैं कि इस बात का भी उल्लेख हो चुका है कि जो सामाजिक व्यवस्था को विशेषकृत करने वाली जो प्रक्रियात्मक एकता हैं तो उनकी मान्यताएं उपकल्पना मात्र हैं। ठीक है, और इसका कारण है कि प्रत्यक्षात्मक तथ्यों पर इसका सत्यापन आक्षेपित है। ठीक है, अर्थात प्रक्रियात्मक तथ्यों पर इसका सत्यापन आक्षेपित होने के कारण ही सामाजिक व्यवस्था में विशेषकृत करने वाली प्रक्रियात्मक एकता है। ठीक है, अब हम आगे देखेंगे। रोनाल्ड फ्लेचर के अनुसार, तो इनके अनुसार हम फ्लेचर के अनुसार देखते हैं, रेडक्लिफ ब्राउन कभी भी स्पष्ट दावा नहीं करते कि किसी भी समय में पूर्ण प्रक्रियात्मक एकता का अस्तित्व होता है। उनकी कार्यात्मक एकता की मान्यता मात्र एक अवधारणात्मक निरूपण है, परंतु यह विवेक संगत मान्यताओं और उनके समाजों के अवलोकन पर आधारित होने के कारण शोध कार्य के मार्गदर्शन में पूर्णता समर्थ होती है। ठीक है, तो इसमें हम देखेंगे कि जो रोनाल्ड फ्लेचर हैं उनका ये मानना है कि वो कहते हैं कि रेडक्लिफ ब्राउन कहीं भी ये स्पष्ट दावा नहीं करते हैं कि समाज में पूर्ण प्रक्रियात्मक एकता का अस्तित्व होता है। ठीक है, वो कहते हैं कि इनकी कार्यात्मक एकता की मान्यता मात्र एक अवधारणा के तौर पे है, परंतु ये विवेक संगत मान्यताओं और उनके समाजों के अवलोकन पर क्या होता है, आधारित होने के कारण जो है शोध कार्य के मार्ग में पूर्णता समर्थक होती है। ठीक है, तो अब आगे देखते हैं गाइस। प्रक्रियात्मक एकता सभी समाजों में एक सी ना होकर अलग अलग समाजों में मित्र रूप में हो सकती है। समष्टि के हक में उसके अंगों के अध्ययन के अंशदान के रूप में प्रक्रिया की व्याख्या। ठीक है, तो हम ये देखिए, ये हमारा हेडिंग है, समष्टि के हक में उसके अंगों के अध्ययन के अंशदान के रूप में प्रक्रिया की व्याख्या, ये हेडिंग है। ठीक है, और ये जो इससे पहले हेडिंग था उसमें का एक लाइन था, हमने इसको उसमें बताना भूल गया है। ठीक है, तो अब हम देखेंगे कि जो प्रक्रियात्मक एकता है वो सभी समाजों में क्या होती है, एक नहीं होती है, वो अलग भी हो सकती है। ठीक है, तो वो अलग अलग समाजों में क्या होती है, अलग अलग प्रकार की होती है। ठीक है, अब हम ये जो हेडिंग पढ़े हैं, समष्टि के हक में उनके अंगों के अध्ययन के अंशदान के रूप में प्रक्रिया की व्याख्या, तो अब हम इसमें देखेंगे। तो इस हेडिंग के अंतर्गत हम देखते हैं कि रेडक्लिफ, यहाँ ब्राउन का देखिए क्राउन दिया है, तो यहाँ ब्राउन आप लोग देखिएगा, पढ़िएगा। ठीक है, तो रेडक्लिफ ब्राउन की दृष्टि से प्रक्रिया समष्टि के पक्ष में उनके अंगों द्वारा किया गया अंशदान है। प्रक्रिया की परिभाषा के अनुसार प्रक्रिया वह अंशदान है जो कि कोई आंगिक क्रिया उस समग्र क्रिया के लिए करती है जिसका कि वह अंग होती है। ठीक है, तो हम देखते हैं कि रेडक्लिफ ब्राउन की दृष्टि से जो प्रक्रिया के रूप है वो प्रक्रिया की वह अंशदान है जो कि किसी भी आंगिक क्रिया का उस समग्र क्रिया के लिए करती है जिसका कि वह अंग होती है। ठीक है, ये उनका परिभाषा, रेडक्लिफ ब्राउन की दृष्टि से ये उनका परिभाषा बताया गया है कि प्रक्रिया वह अंशदान है जो कि कोई आंगिक क्रिया उसकी समग्र क्रिया के लिए करती है। ठीक है, जिसका कि वह अंग होती है। तो अब हम आगे देखेंगे। उपयुक्त परिभाषा से पता चलता है कि रेडक्लिफ ब्राउन किसी समाज के संपूर्ण क्रिया जाल के हल में उसकी हर क्रिया द्वारा लिए गए अंशदान को प्रक्रिया मानते हैं, लेकिन एक अन्य स्थान पर वे सामाजिक व्यवस्था की केवल उचित या अनिवार्य क्रिया के पक्ष में उसके घटक द्वारा किए गए अंशदान को ही प्रक्रिया मानते हैं। तो इसमें हम क्या देखते हैं कि अभी तक जो हमने परिभाषाएं पढ़ी उससे ये पता चलता है कि रेडक्लिफ ब्राउन जो है वो समाज के संपूर्ण क्रिया जाल के हल के लिए
उसकी हर क्रिया द्वारा लिए गए अंशदान को क्या कहते हैं, प्रकार्य मानते हैं। लेकिन वे अन्य स्थान पे वे सामाजिक व्यवस्था को केवल उचित या अनिवार्य क्रिया के पक्ष में उसके घटक द्वारा किए गए जो अंशदान होते हैं उनको ही क्या करते हैं, प्रकार्य मानते हैं। ठीक है, अब हम इसके आगे देखेंगे। मैं आपको ये सब एक साथ भी पढ़ा सकती हूँ, लेकिन काफ़ी लंबा पढ़ाने के बाद आपको अर्थ बताऊँगी तो समझ नहीं आएगा, इसलिए मैं 2-4 लाइन पढ़ा के उसका आपको समझा रही हूँ। ठीक है, आगे देखते हैं गाइस। लेकिन एक अन्य स्थान पे वे सामाजिक व्यवस्था की केवल उचित या अनिवार्य क्रिया के पक्ष में उसके द्वारा उसके घटक द्वारा लिए गए अंशदान कोई प्रकार की संज्ञा मानते हैं। वे लिखते हैं कि कोई सामाजिक प्रचलन जिस सामाजिक व्यवस्था का अंश होता है उस अवस्था की उचित या अनिवार्य क्रिया के लिए वह जो अंशदान करता है वही प्रकार्य है। ठीक है, तो हम देखते हैं कि रेडक्लिफ ब्राउन का ये कहना है कि वो कहते हैं कि किसी भी समाज की संपूर्ण क्रिया के हल के लिए उसकी हर क्रिया द्वारा जो जो अंशदान है वही क्या है, उसे वो प्रकार्य मानते हैं। लेकिन एक अन्य स्थान पे वे सामाजिक व्यवस्था को केवल क्या मानते हैं, उचित या अनिवार्य क्रिया के पक्ष में उसके जो घटक होते हैं उसके द्वारा किए गए अंशदान को वो क्या है, प्रकार मानते हैं। लेकिन अन्य स्थान पे जो है वो सामाजिक व्यवस्था कि केवल उचित या अनिवार्य क्रिया के पक्ष में उसके घटक द्वारा किए गए जो अंशदान है उसको ही क्या मानते हैं, प्रकार्य की संज्ञा मानते हैं। और वे लिखते हैं कि कोई भी सामाजिक प्रचलन जिस सामाजिक व्यवस्था का अंश होता है उसी व्यवस्था की उचित या अनिवार्य क्रिया के लिए वह अंशदान करता है और वही प्रकार्य है। ठीक है, तो अब नेक्स्ट हेडिंग हम इसमें देखेंगे। नेक्स्ट हेडिंग है हमारा प्रकार्य की व्याख्या सामाजिक संरचना के संदर्भ में बल। ठीक है, तो इसमें हम देखेंगे रेडक्लिफ ब्राउन का प्रकार्य की व्याख्या सामाजिक व्यवस्था के संरचनात्मक पक्ष के विशिष्ट संदर्भ में प्रस्तुत करते हैं। इसी कारण इसका प्रकार्यवाद संरचनात्मक प्रकार्यवाद के नाम से जाना जाता है। सामाजिक व्यवस्था से ब्राउन का आशय अंतः क्रिया की वह व्यवस्थित प्रतिमान है जिसके अंदर लोगों के हित अभिकेंद्रित हैं। रेडक्लिफ ब्राउन के अनुसार कोई सामाजिक व्यवस्था उस समय विद्यमान मानी जा सकती है जब कभी दो मानव परस्पर मिलते हैं तथा अपने हितों की कुछ अभिकेंद्रित पाते हैं। रेडक्लिफ ब्राउन की निगाह में सामाजिक व्यवस्था के 3 अनुकूलनात्मक पक्ष हैं। ठीक है, तो इस हेडिंग में हम देखते हैं कि जो रेडक्लिफ ब्राउन है उनका जो प्रकार है उसकी व्याख्या सामाजिक व्यवस्था के संरचनात्मक पक्ष में के विशिष्ट संदर्भ में क्या की गई है, प्रस्तुत की गई है। अर्थात रेडक्लिफ ब्राउन का जो प्रकार्य है उसकी व्याख्या सामाजिक व्यवस्था के संरचनात्मक पक्ष के विशिष्ट संदर्भ में की गई है। ठीक है, तो इसी कारण इनका जो प्रकार्यवाद है वो संरचनात्मक प्रकार्यवाद के नाम से जाना जाता है। और सामाजिक व्यवस्था से ब्राउन का यही आशय है कि रेडक्लिफ ब्राउन कहते हैं कि क्रिया वह अंतःक्रिया वह व्यवस्थित प्रतिमान है जिसके अंदर लोगों के हित अभिकेंद्रित होते हैं। ठीक है, तो रेडक्लिफ ब्राउन के अनुसार हम ये देखते हैं कि कोई भी सामाजिक व्यवस्था है उस समय विद्यमान मानी जाती है कि जब कभी दो मानव परस्पर मिलते हैं, अर्थात दो व्यक्ति जब आपस में मिलते हैं और अपने हितों में कुछ अभिकेंद्रित पाते हैं, तो रेडक्लिफ ब्राउन के निगाह में जो है वो क्या है, सामाजिक व्यवस्था के 3 पक्ष हैं। ठीक है, उनके अनुसार अर्थात रेडक्लिफ ब्राउन के अनुसार वो कहते हैं कि जब सामाजिक व्यवस्था जो है उस प्रतिमान तभी मानी जाती है जब दो व्यक्ति आपस में मिलते हैं और अपने हितों में कुछ अभिकेंद्रित पाते हैं। ठीक है, तो आगे हम इसमें देखेंगे रेडक्लिफ ब्राउन की निगाह में सामाजिक व्यवस्था के 3 अनुकूलनात्मक पक्ष हैं। अब हम उन तीनों पक्षों का अध्ययन करेंगे, तो आगे देखते हैं। तो इसमें हम देखेंगे 3 पक्ष है हमारा, तो जिसमें पहला पक्ष है सामाजिक संरचना, दूसरा पक्ष है इसमें पारिस्थितिकी पक्ष और तीसरा है सांस्कृतिक पक्ष। ठीक है, तो अब हम इन तीनों का अध्ययन करेंगे। तो जिसमें से पहले हेडिंग का हम करते हैं सामाजिक संरचना का। इसमें देखते हैं सामाजिक संरचना से हमारा आशय उन
प्रबंधों का इंतजामात का बोध होता है, जिसके द्वारा व्यवस्थित सामाजिक ढांचे को कायम रखा जाता है। सामाजिक स्थितियां या परिस्थितियां सामाजिक संरचना की घटक होती हैं। ठीक है, तो जो पहला हमारा सामाजिक संरचना है, तो उसमें हम ये देखते हैं कि जो सामाजिक संरचना, उससे हमारा यही आशय होता है कि जो प्रबंध किए जाते हैं या जो इंतजामात किए जाते हैं, तो उसका बोध होता है कि जिसके द्वारा हम व्यवस्थित ढांचे का या सामाजिक ढांचे का कायम रखना जाता है। और सामाजिक स्थितियां और परिस्थितियां सामाजिक संरचना की क्या होती हैं? घटक होती हैं। ठीक है, एक बार फिर मैं इसे बता देती हूँ कि सामाजिक संरचना से हमारा यही आशय होता है कि जो भी हमारे प्रबंध हैं, जो इंतजामात हैं, उसका बोध होता है, जिसके माध्यम से हम व्यवस्थित सामाजिक ढांचे को क्या करते हैं? कायम रखते हैं। ठीक है, तो सामाजिक स्थितियां या परिस्थितियां क्या होती है? सामाजिक संरचना की घटक होती हैं। अब हम इसमें दूसरा हेडिंग देखेंगे। तो दूसरा हेडिंग हमारा जो है पारिस्थितिकी पक्ष। इसमें देखते हैं सामाजिक व्यवस्था का पारिस्थितिकी पक्ष भौतिक पर्यावरण के प्रति व्यवस्था की अनुकूल रति का बोधक होता है। ठीक है, इसमें हम देखते हैं जो हमारा पारिस्थितिकी पक्ष है, इसमें देखते हैं कि जो सामाजिक व्यवस्था है उसका पारिस्थितिकी पक्ष भौतिक पर्यावरण के प्रति क्या होती है? व्यवस्था की अनुकूल रति का बोधक होती है। ठीक है, अब हम इसमें तीसरा देखेंगे। तीसरा पक्ष है जो हमारा सांस्कृतिक पक्ष। तो इसमें हम देखते हैं कि इससे उन यांत्रिकाओं का बोध होता है जिसके द्वारा व्यक्ति उन आदतों और मानसिक विशिष्टताओं को ग्रहण करता है जो उसके सामाजिक जीवन में भागीदारी के योग्य बनते हैं। तो सांस्कृतिक पक्ष में हम देखते हैं गाइस कि इससे अर्थात सांस्कृतिक पक्ष से उन यांत्रिकी का बोध होता है कि जिसके द्वारा व्यक्ति अपने आदतों को, अपने मानसिक विशिष्टताओं को ग्रहण करता है और जो उसे सामाजिक जीवन में क्या करती है? भागीदारी के योग्य बनाती है। आगे देखते हैं गाइस, सामाजिक व्यवस्था के उपयुक्त तीनों पक्षों के संरचना ही रेडक्लिफ ब्राउन द्वारा हमेशा संरचनात्मक प्रक्रियात्मक विश्लेषण के योग्य मानी गई हैं। सामाजिक संरचना के साथ प्रकार के अनिवार्य संबंध को और अधिक स्पष्ट करने के लिए रेडक्लिफ ब्राउन ठीक स्पेंसर के भांति साम्यवादी सादृश्य का सहारा लेते हैं। वे मानते हैं कि जिस तरह जैविकी साम्यवाय का कोई भी अंग जैसे दिल संपूर्ण साम्यवाय के पक्ष में अंशदान करते हुए अपना प्रकार संपन्न करता है, उसी तरह सामाजिक साम्यवाय या सामाजिक संरचना का हर अंश संपूर्ण सामाजिक व्यवस्था के पक्ष में अंशदान अपना प्रकार पूरा करता है। ठीक है, तो इसमें हम क्या देखते हैं कि जो सामाजिक व्यवस्था के अनुसार हम तीन अभी पक्ष का जो अध्ययन किए हैं, अभी जो मैं पढ़ाई हूँ, तीन पक्ष, सामाजिक संरचना, पारिस्थितिकी पक्ष और सांस्कृतिक पक्ष, तो उसके अनुसार हम ये देखते हैं कि जो तीन पक्ष होते हैं उनके संरचना जो है रेडक्लिफ ब्राउन द्वारा हमेशा संरचनात्मक प्रक्रियावाद के विश्लेषण के योग्य मानी गई है। और सामाजिक संरचना के साथ प्रकार के जो अनिवार्य संबंध हैं और उनके अधिक स्पष्ट करने के लिए, उसे और अधिक स्पष्ट करने के लिए वो रेडक्लिफ ब्राउन जो है वो ठीक स्पेंसर के भांति ही साम्यवादी सादृश्य का सहारा लेते हैं। ठीक है, तो वो रेडक्लिफ ब्राउन मानते हैं कि जिस प्रकार से जैविकी साम्यवाय का कोई भी अंग जो है, जैसे दिल मान लीजिए, संपूर्ण साम्यवाय के पक्ष में अंशदान करते हुए अपना प्रकार संपन्न करता है, उसी प्रकार सामाजिक साम्यवाय या सामाजिक संरचना जो है उसका हर अंश जो है वो संपूर्ण सामाजिक व्यवस्था के लिए, पूरे समाज की व्यवस्था के पक्ष में जो है वो अपना अंशदान अर्थात प्रकार को पूरा करता है। तो गाइस, यही हमारा क्वेश्चन समाप्त हो जाता है। अगर आपको वीडियो पसंद आया हो, समझ आया हो, तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो के साथ। बाय।